गरीब परिवार पेड़ के पास बैठकर आरी से लकड़ियां काट रहा है तो वहीं गरीब भाई कटी हुई लकड़ियों की घिसाई का काम कर रहा है, जिनके साथ में लकड़ियों की सीढ़ी पर खड़ी होकर माँ बेटी अधूरे बने घर में कील ठोक रही है। मैं तो थक गई। पिछले 4 दिनों से हम यही काम कर रहे हैं। आखिर हमारा संघर्ष कब खत्म होगा? हार मत मानो और ये समझो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जिस दिन हमारा काम खत्म होगा उस दिन देखना हमारा संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। कौन है ये परिवार जो पेड़ पर घर बना रहा है, और ऐसा क्या हुआ इनकी बेटी के साथ कि शादीशुदा होकर भी वो अपने मायके वालों के साथ इस हाल में है? आइए सारी बात जानने के लिए जानते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, आपने कल सारे पैसे गहने भाभी को दिए थे रखने के लिए। अगर आपके लॉकर में पैसे गहने नहीं है तो इससे साफ पता चलता है ना कि चोरी भाभी ने करी है। आप प्लीज एक बार उनके कमरे की तलाशी लो। राधा के कहने पर पूरा परिवार सपना का कमरा तलाशते हैं और उसके छोटे से संदूक को खोलकर देखते हैं जिसमें सारे पैसे और जेवर मिलते हैं। सही बोला है राधा ने, तू ही चोर निकली। मैं बहू के रूप में आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। आंख बंद करके मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझ गरीब की शादी अपने बेटे से करवाई, तुझ पर विश्वास किया और तूने ये किया हमारे साथ। निकल जा चोरनी हमारे घर से, ऐसे तो तू हमें लूट कर खा जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सपना कि तुम चोरी कर सकती हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब राधा की चाल है। वो मुझे पसंद नहीं करती और शुरू से ही इस घर से निकालना चाहती है। बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा अपनी बहन के खिलाफ। निकल जाओ इस घर से। सपना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे आधी रात को ठंड में घर से निकाल दिया जाता है और सपना ठंड में कांपती हुई अपने मायके जाती है। दीदी, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ बिल्कुल सही नहीं किया। उन्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे तो तुम दर दर की ठोकर खाओगी? अभी हम जिंदा हैं, हम तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। हाँ बेटी, मेरी बेटी तू चिंता मत कर। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम तुझे अपने पास ही रखेंगे। उन्हें जरा भी शर्म नहीं है, इतनी ठंड में रात को मेरी बेटी को घर से निकालते हैं। अब सपना अपने मायके में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ दिनों बाद सेठ राकेश के घर आता है और उन्हें घर से निकालने को कहता है। अरे भूल गया राकेश, 6 महीने का वक्त मांगकर तूने मुझसे पैसे लिए थे और अपना घर गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी की थी। 6 महीने पूरे हो चुके हैं पर तू पैसे नहीं लौटा पाया, इसलिए अब ये घर खाली कर दे। गरीब लाचार परिवार के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो लोग अपना एक आखिरी सहारा भी खाली कर देते हैं और राकेश अपने परिवार के साथ बहन सुमित्रा के घर जाता है। भैया, मैं इस ठंड में तुम्हारी मदद तो कर दूं, पर तुम्हारी मनहूस बेटी को नहीं रख सकती। अगर इसका मनहूस साया मेरे घर पर पड़ गया तो अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी दीदी तो ठीक है, पर मेरी बेटी को मनहूस मत कहो, वो मनहूस नहीं है। जब राकेश के परिवार को कहीं से मदद नहीं मिलती तो सपना अपने पति को फोन करती है और रोते हुए उससे मदद मांगती है। वीरेन जी, अब आपके अलावा और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। सपना, तुमने मेरा दिल, विश्वास सब कुछ तोड़ दिया है और अब मैं तुम जैसी चोर की मदद नहीं करने वाला। मुझसे मदद की उम्मीद मत रखो। ऐसे बुरे समय में वीरेंद्र भी अपनी बीवी और उसके गरीब परिवार की मदद नहीं करता, जिसके बाद रजत अपने पिता से कहता है। पिताजी, जहां से जंगल शुरू होता है उस जंगल के बाहरी पहाड़ी पर आपने एक पेड़ पर छोटा सा घर बनाया है ताकि आप जब लकड़ी काट कर थक जाए तो वहां जाकर आराम कर सके। हमारे पास रहने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें आज रात इस ठंड में आपके उसी पेड़ घर में बैठकर बितानी पड़ेगी। रजत के कहने पर पूरा परिवार उस जगह जाता है और एक पहाड़ी पर बड़े से पेड़ पर एक छोटा सा कमरा बना होता है और वो लोग लकड़ी की सीढ़ी लगाकर जंगली जानवरों से बचने के लिए उस घर में जाकर आराम करते हैं। क्या दिन आ गए हैं। यह कमरा मैंने अपने आराम करने के लिए बनाया था ताकि जब मैं काम करके थक जाऊं तो ठंड से और जानवरों से बचने के लिए यहाँ आराम कर सकूं। पर आज देखो, हमें इसी पेड़ घर में रात गुजारनी पड़ रही है और इसकी भी छत टूटी है। हम इसमें ज्यादा दिन नहीं रह सकते।